नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दरअसल जुबान पर चढ़ गया है कि इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, किसानों के बीच मौजूद हूँ, पुलिस के बीच खड़ा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं एक लेखक के साथ मौजूद हूँ, और एक लेखक नहीं, दो लेखक के साथ मौजूद हूँ। और एक लेखक सिद्धहस्त और दूसरा लेखक जिसकी पहली किताब आई है। लेकिन लेखक कहना उस लेखक का शायद दूसरा परिचय है। इसके पहले वो लेखक डॉक्टर है। लेकिन एक डॉक्टर जब लेखक में तब्दील होता है और जब उसकी परवरिश पढ़ने लिखने वाले माहौल में होती है, तो वो लिखता क्या है, रचता क्या है, समाज को किस नज़र से देखता है, और ख़ासकर तब जब वो संक्रमण के समय में, जब समूची दुनिया जूझ रही हो उस संक्रमण से बाहर आने के लिए, तब वो क्या रचता है, कैसे सोचता है, कैसे देखता है एक रुके हुए समाज को। उस दृष्टि की परिणति है ये किताब, वॉरियर्स इन वाइट। अगर मैं हिंदी में इसका तर्जुमा करूं तो शायद बनेगा श्वेत योद्धा। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता शर्मा। सुजाता के बारे में आपको बता दें कि ये एम्स में डॉक्टर हैं, ये बायोफिजिक्स की प्रोफेसर हैं। इन्होंने कल्पना चावला अवार्ड हासिल किया है। देश दुनिया में इनकी ख्याति है, कई जर्नल्स में इनके पेपर्स प्रकाशित हुए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको इतने कठिन माहौल में इस किताब की रचना करनी पड़ी? इतने साल में ख्याल नहीं आया, और फिर जब वो घर में बैठी थीं, जब वो फ्रंट पे लड़ रही थीं, जिनको उन्होंने नाम दिया वॉरियर्स इन वाइट, तो आखिर ऐसा सुजाता क्या हुआ कि आपको लगा कि एक किताब बननी चाहिए? वो प्रेरणा क्या थी? असल में लॉकडाउन के टाइम जब सब लोग घर में थे तो हम लोगों को रोज़ एम्स जाना पड़ता था। उसमें हमें अपनी सेफ्टी, अपने प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचना होता था। बस रोज़ सुबह से जाके काम करना होता, एक भी लीव नहीं मिलती थी हमें। और ऐसे माहौल में बिल्कुल अकेले, कई बार मैं डिपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले होती थी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स होती थी, बॉर्डर्स क्लोज होते थे। कई बार खुद लोगों को कोविड हो जाता था मरीजों को देखते हुए और काम करते हुए। तो अकेले रहना, और जब आप अकेले रहते हैं तो आप सोचने लग जाते हैं। आपको वो एकांत मिलता है जिसमें आप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके अलावा जो मेरा इंटरेक्शन हुआ वहाँ पर एम्स में और वॉरियर्स के साथ, जो डॉक्टर्स थे, रिसर्चर्स थे, हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करें। तब मेरे दिमाग में ये बात आई। अच्छा, जब हम लोग डॉक्टर कहते हैं तो हम लोग बहुत एक सेट माइंडसेट में सोचते हैं। हम डॉक्टर का मतलब समझते हैं हड्डी का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, औरतों का डॉक्टर। बायोफिजिक्स बड़ा एकदम अलग किस्म का, जिसके बारे में साधारण आदमी नहीं जानता है। तो थोड़ा सा बताइए कि ये बायोफिजिक्स क्या है और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? बायोफिजिक्स बेसिकली एक ऐसी मेडिकल साइंस होती है जिसमें हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं, जैसे नई दवाइयाँ। क्योंकि जो पुरानी दवाइयाँ हैं वो अपना जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको काफ़ी हद तक खो चुकी हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई है। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि नए डिसीजेस आ रहे हैं, जैसे कोविड आ रहा है, आ गया है, उसके लिए ड्रग्स नहीं हैं। तो बायोफिजिक्स से आप नई नई ड्रग्स का निर्माण कर सकते हैं, तो उसी को बायोफिजिक्स कहते हैं। अच्छा, इसको जब पढ़ना शुरू कर रहा था तो पहले 2-4 पन्ने में लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, फिर लगा कि मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा हूँ, फिर लगा मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, फिर लगा मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। बहुत देर के बाद लगता है कि इसमें कुछ मेडिकल साइंस जैसी चीज़ है। तो ये लाजवाब किताब है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको पढ़िए और समझिए कि एक डॉक्टर जो एकदम अलग बैकग्राउंड से आता है, और वो फिर जब जाता है मरीजों के बीच, डॉक्टरों के बीच, रिसर्च में जाता है, तो वो कैसे दुनिया को देखता है। तो आप बताइए कि इसमें राहु केतु से लेकर और काल सर्प दोष और पता नहीं क्या क्या है, तो कैसे आया कि इन सब चीज़ों को इस किताब में समाना है? हम लोग एक डॉक्टर से उम्मीद नहीं करते कि उसको इतनी सारी चीज़ें पता हों। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, डॉक्टर के होने के अलावा सिंस मैं बायोफिजिक्स में हूँ तो फिजिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। फिजिक्स में जब से आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली थी 1905 में, तभी से पूरे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट को और सारे डॉक्टर्स को ये लगता है कि
थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कुछ होता है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में मतलब कि हर एक पार्टिकल दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई एक साइंस को आप खाली आइसोलेशन में नहीं देख सकते। तो मेरे को और भी इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को साथ में रखकर मैंने सोचा क्यों ना हर एक साइंस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, और फिर जो एक पिरोकर एक अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है, मेरे को खुद क्यूरियोसिटी थी वो क्या होगा। अच्छा, मैंने तो इसमें सारी कहानियां पढ़ी, लेकिन आपके हिसाब से इस किताब का सबसे मजेदार किस्सा कौन सा है जिसको सबको पढ़ना चाहिए? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का जो चैप्टर है इसमें, वो क्यों मेरे लिए इतना स्पेशल है, क्योंकि उसमें जो एम्स न्यू दिल्ली कैसे शुरू हुआ वो पूरा, उसमें शायद पहली बार ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आया है जिसमें लोगों को पता चलेगा कि एम्स न्यू दिल्ली जब शुरू हुआ था, जब कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई हॉस्पिटल नहीं था, और जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया था क्यों नहीं हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाते। ड्रीम्स तो बहुत होते हैं मिनिस्टर्स के, हेल्थ मिनिस्टर्स के, बट ये जो ड्रीम इस तरह से पूरा हुआ कि एम्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। तो उस चैप्टर में मैंने उसके बारे में लिखा है कि कैसे एम्स शुरू हुआ, फिर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की पूरी स्टोरी फ्रॉम बर्थ से लेकर अभी तक की। तो अकॉर्डिंग टू मी वो बेस्ट चैप्टर है। अच्छा, मैंने सुना है आपके परिवार में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कितने डॉक्टर हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम 3 सिस्टर्स हैं, तीनों डॉक्टर्स हैं, और उसके अलावा हमारे हस्बैंड्स डॉक्टर्स हैं। उसके अलावा मेरी बेटी भी मेडिसिन पढ़ रही है, जो मेरी नीस है डॉक्टर वासव दत्ता शर्मा, उसका भी चैप्टर है इसमें। अच्छा, मैं जो दूसरी लेखिका है उनको थोड़ी देर में शामिल करूंगा, और मैं उनसे हमेशा ही कहता हूं कि क्या आपके घर में जो भी नया आदमी आता है वो ऐसे ही डॉक्टर हो जाता है? कोई दूसरा पेशा उसके लिए मुफीद नहीं होता? मैं उनको शामिल करूंगा। लेकिन डॉक्टर सुजाता, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जब ये कोरोना चल रहा था तब बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग एडमिट होना चाहते थे, कुछ लोग नहीं एडमिट होना चाहते। ऐसा हादसा एक आपकी बहन के साथ हुआ, वो हादसा क्या था? वो कैसे पूरा प्रकरण था कि जब उनको कोविड डिटेक्ट हुआ, फिर वो अस्पताल में दाखिल हुई, फिर वो रहने को राजी नहीं थी? आप खुद बताइए। हाँ, डॉक्टर मोहिता शर्मा मेरी सिस्टर हैं, मुझसे 1 साल ही बड़ी हैं। वो बचपन से हम बिल्कुल ट्विंस की तरह रहे हैं। बहुत ज़्यादा दबंग, बहुत करेजियस गर्ल है वो। अब उसके साथ खुद ही जब कोविड हो गया तो उसको थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, बंद जगहों में उसको डर लगता है। अब इतना भयंकर कोविड हुआ कि उसको आईसीयू में जाना पड़ा, और घबराहट दिल में इतनी हो रही थी, क्योंकि आप कोई भी डिसीज़ हो, आपका मन हो, आप बाहर निकल सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जाना है, पर कोविड में आप नहीं बाहर निकल सकते जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं होते, क्योंकि आपको अगर कोविड है, आप बाहर चले गए तो आप एक थ्रेट बन जाओगे कि आप औरों को भी कोविड दोगे। तो उसके अंदर जो वो क्लॉस्ट्रोफोबिया था। उसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं कहते हैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मरीज़ होते हैं वो, सबसे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो इस तरह कैसे लेटे रहें। उनको आदत होती है कि वो मरीज़ों को ठीक करें, वो ऑर्डर लेने के आदी नहीं होते। उस सारी चीज़ों को ओवरकम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए, जो कि उसने किया। और दफा उन्होंने अस्पताल से भागने की भी कोशिश की। हाँ वो उसका नेचर है, वो उसने ओवरकम करके किसी तरह अपने आप को समझा के फिर उसने और मरीजों को देखा, उनसे क्या प्रेरणा मिली, वो सब मैंने इस बुक में लिखा है। उसके अलावा उसने जो वॉरियर्स, जो मतलब जो वहाँ पे पीपी पहन के डॉक्टर लगे रहते हैं सुबह शाम दिन रात, उनको देखा, उनसे प्रेरणा मिली कि जब ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों ना कोऑपरेट। अच्छा, ये बात क्या सच है कि जब ये पूरा कोरोना पीरियड शुरू हुआ तो इक्विपमेंट्स की बड़ी कमी थी डॉक्टरों के लिए? उनके पास पीपीई किट नहीं थे, उनके अपनी सेफ्टी के सामान नहीं थे, और इसमें बहुत वक्त लगा। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा हुआ। एक्चुअली शुरू में कोई भी कंट्री प्रिपेयर्ड नहीं थी इस चीज़ के लिए। हमारी कंट्री भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, एकदम से आ गया, लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। शुरू में थोड़ा सा लैग बहुत ही कम दिनों के लिए हुआ होगा, बट अल्टीमेटली आई थिंक सब लोगों को सब कुछ मिला था। अच्छा, इसी किताब में आपने लिखा है कि 27 दिसंबर को पहला केस आया था, क्रिसमस के अगले दिन, और मार्च आने तक हम लोग सब कुछ सामान्य तरीके से चला रहे थे। आपको लगता है कि अगर और पहले तैयार हुए होते तो हालात कुछ बेहतर होते? डेफिनेटली, ये तो बात सच है, बट हुआ क्या था कि इस कोविड से पहले 2 वायरसेस वर्ल्ड में आ चुके थे जो बिल्कुल इसी के
इससे रिलेटेड थे, बहुत क्लोजली रिलेटेड थे। एक था सार्स कोव 1 जो, और एक था मर्स कोव। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वो हार्डली इन्फेक्ट किया था और कोई ऐसी कैलामिटी आई नहीं थी। तो यही एक्सपेक्ट किया था सबने, इवन सारे गवर्नमेंट्स ने, सारे लोगों ने, सारे डॉक्टर्स ने, कि ये भी बस आएगा थोड़ा सा और चला जाएगा। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह इवॉल्व होके आएगा। आपने इस किताब में आकाश गंगा और मैंने शुरू में कहा कि राहु केतु इन सब का जिक्र किया है। तो आप अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखें और उपग्रहों के हिसाब से देखें और फिर बायोफिजिक्स को उसमें मिला दें, फिजिक्स को मिला दें, केमिस्ट्री भी मिला दें और मेडिकल साइंस भी मिला दें, कभी इन वियर्ड सेंस कभी कल्पना की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया में हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, जब दुनिया में रेलें नहीं चलेंगी, जब दुनिया में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा? किसी भी साईफाई में भी किसी ने कोई कभी ऐसा इमेजिनेशन? कभी भी शायद ऐसा इमेजिन नहीं किया था। सचमुच ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और हम सब इनफैक्ट काफ़ी एरोगेंट हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में कि हम तो सब कुछ कर ही लेंगे, सब हो जाएगा। एंड वही मैंने उसमें डिस्क्राइब किया किस तरह जो ह्यूमन नेचर होता है वो इतना एरोगेंट हो जाता है कि आपस में हम झगड़ने लग जाते हैं, कंट्रीज भी आपस में झगड़ने लग जाती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब सारे लोगों का एक ही कॉमन एनिमी था, वो ये वायरस है। अच्छा, ये तो डॉक्टर सुजाता कहिए या प्रोफेसर सुजाता कहिए, इनका एक परिचय है। पहला परिचय ये है कि ये डॉक्टर हैं, दूसरा परिचय इनका ये है कि ये लेखिका है, और तीसरा परिचय इनका ये है कि ये मैत्रेयी पुष्पा की बेटी हैं। और मैत्रेयी पुष्पा को आप जानते होंगे, नामी गिरामी साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्य अकेडमी की अध्यक्ष रही हैं, उपाध्यक्ष रही हैं, और कई किताबें अलमा कबूतरी, इदन्नमम और गुड़िया भीतर गुड़िया जैसी बेमिसाल रचनाएं इन्होंने दी हैं। तो मैत्रेयी जी हमारे साथ हैं। मैत्रेयी जी, पहले तो आपको कैसे बधाई दूं कि बेटी की पहली किताब आने पर बधाई। आपको भी इस तरीके से पहली दफा कितना अंतर लगता है जब आपकी पहली किताब छपी थी और सुजाता की पहली किताब छपी है? असल में मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी ऐसी ये लिखेगी, मेरे घर में कोई लेखक पैदा हो जाएगा, कतई नहीं थी। बस इतना जरूर जानती थी कि जब मैं लिखती थी तो इसको पढ़वाती थी कि देख मैंने सही लिखा है कि नहीं, बजाय किसी समीक्षक को पढ़वाऊँ, किसी दामी गिरामी लेखक को पढ़वाऊँ, वो मैं नहीं करती थी। मैं इसको पढ़वाती थी, जबकि ये तीनों बहनों में सबसे छोटी है। उन दोनों को नहीं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट ये नहीं थे। तब मम्मी की किताब समझ में आती थी? हाँ बिल्कुल आती थी। अच्छा, तो पहली क्रिटिक आपकी रही है? हाँ बिल्कुल। तो जब ये कहती थी कि हाँ ये ठीक है, तो मैं समझ लेती थी हाँ ये ठीक है। अच्छा। तो तब से मुझे लगता था कि मेरी बात को ये समझती है, मेरी बात नहीं साहित्य को ये समझती है और लेखन को ये समझती है, हैं? कई बार तो ऐसा होता था कि घर में थोड़ा वो भी होता था कि क्या लेखन, कैसा लेखन। एक दफा आपने बताया था कि आपको बेटियों ने बड़ा उत्साहित किया लिखने के लिए, क्योंकि आपने देर से लिखना शुरू किया। हाँ। तो इन्हीं लोगों ने कहा कि लिखो लिखो। मुझे अपने ऊपर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैं लिख पाऊंगी, लेकिन इन्होंने कहा तो मैंने कोशिश की और लिखने भी लगी। तो ये है कि घर में भी जैसे ये होता था कि डॉक्टर्स का घर है कि ये लेखक क्या चीज़ होती है, लेखन क्या चीज़ है, तो ये मेरी तरफ ही रहती थी। अच्छा। ये बहुत पक्षधर थी। एक और बात है नवीन कि इसने पढ़ा, बहुत किताबें पढ़ी हैं। मेरे ख्याल में जो बहुत पढ़ता है वो लिख सकता है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको लिखने की कला भी नहीं आ सकती और अनुभव भी नहीं होते हैं इतने। तो बहुत पढ़ा है। अब हम अपने पुराने लेखकों को कह सकते हैं उन्हें नहीं पढ़ा होगा, तुलसीदास ने नहीं पढ़ा होगा, वो जीवन के अनुभव, जीवन पढ़ा होगा उन्होंने, तो उससे आया होगा। तो ये तो मुझे ये तो नहीं था कि ये कभी लिखेगी, हैं। अभी मैंने जब इससे कहा कि बहुत दिन से तेरा फोन नहीं आया, अक्सर तो रोज ही करती है, क्या हुआ है ना, तो कहती है मैं एक किताब लिख रही हूँ। तो मैंने कहा किताब लिख रही है, किस चीज़ पे लिख रही है? तो कहने लगी ये कोविड पे। तो मेरी समझ ही नहीं आया कोविड पे कोई किताब कैसे लिख सकता है। तो मुझे शुरू से अंत तक नहीं पता था कि ये क्या लिख रही है, क्या नहीं लिख रही। अब जब किताब आ गई, छप गई और उसका वो भी हुआ, तो आपको भरोसा हुआ कि किताब आ गई है?
नहीं, हुआ हुआ झूठ नहीं बोलती है, कभी सच ही बोलती है हमेशा। हुआ कि किताब तो एक ताज्जुब हुआ। मैंने कहा हम इसको घर में नीना कहते हैं, नाम सुजाता है। हम कहा नीना किताब आ गई? कि हाँ किताब आ गई। को बहुत इग्नोर करती थी, नहीं अंडर एस्टिमेट करती नहीं, थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मैं मान रही हूँ, मैं अंडर एस्टिमेट करती थी। तो मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये एम्स में हो गई, वो भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, तो इसने जो सारे काम किए हैं जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, वही किए हैं इसने सारे काम। राजेंद्र यादव कहते थे कि परंपराओं का टूटना जो है वो एक बेहतर समाज को बनाता है। परंपराओं को तोड़े बिना हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्ति की पहली शर्त है कि हम उन परंपराओं पर सवाल करें और जितनी शक्ति हो उसके हिसाब से उनको तोड़ें। तो घर में पहला साहित्यकार आपके बाद यही है। हाँ। यही है। और मैं उम्मीद करूंगी कि जो अब बच्चे, तीसरी पीढ़ी आ रही है मेरी, तो वो भी उनमें से भी कोई बने। क्योंकि मैंने लेखकों को कहते देखा है कि हमारी तो कोई किताबें भी संभालेगा कि नहीं, या क्या होगा हमारे, मतलब आगे कोई लेखक तो हमारे घर में से है। लेकिन मैंने देखा कि इसके घर, मैंने तो नहीं कहा, मेरी सारी किताबें एक उसमें रखी हैं, जैसे लाइब्रेरी जैसी बनी हुई है। तो मुझे बहुत उम्मीद रही है इससे, और उन दोनों से तो रही है बस कि कर लेंगी तो ठीक है, नहीं कर लेंगी तो नहीं। वो बिल्कुल इसके अंदर लेखक समाया हुआ है, और उनके अंदर बिल्कुल डॉक्टर ही समाया हुआ है। अच्छा, मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि ये किताब पढ़िए, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें लिटरेचर है, इसमें अपनी तरह का एक नया बिल्कुल शिल्प है, एक डॉक्टर का नज़रिया है। लिटरेचर तो है ही, और इसके अलावा हमारा परिवेश है। धरती की उत्पत्ति से यह किताब शुरू होती है और कोरोना पीरियड तक जाती है।